गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 11th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का फर्स्ट लेसन हमारे पहले से स्टार्ट में कर चुकी हूँ, जिस लेसन का नाम था नमक का दारोगा, जिसके अंदर ही हमने थोड़ा बहुत इसमें पढ़ लिया था। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा हुआ था, उनके बारे में जानकारी ले ली थी। उसके बाद में काफ़ी हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से वंशीधर जो होते हैं वह अपने घर से रवाना होते हैं और उनके पिता किस तरह से उनको क्या क्या आशीर्वाद देते हैं। उनका नमक विभाग के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, वहाँ पर एक ऊंचे पद पर होते हैं और फिर एक नामी व्यक्ति होते हैं जिनका नाम क्या है, आलोकदीन उनका नाम है। तो वो रात्रि के समय चोरी छिपे उनकी जो गाड़ियाँ हैं वे जमुना के पार जा रही थी। जब बंशीधर को इस बात का एहसास होता है तो वह क्या करते हैं, आलोकदीन को गिरफ्तार कर लेते हैं, जो कि आलोकदीन जो कि है बस उस शहर के जाने माने व्यक्ति थे, जमींदार थे। लाखों करोड़ों रुपए का उनके पास में व्यापार था। जमींदार लोग उनके पास में आया जाया करते थे, बड़े बड़े ज़मींदार। इसके अलावा जो अंग्रेजी अफसर थे वह भी उनके पास में आते थे, शिकार खेलते थे और उनके घर पे ही रहा करते थे, यानी कि बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। लेकिन वह क्या कर रहे थे, गलत कार्य कर रहे थे, नमक का चोरी छुपे व्यापार कर रहे थे, जिसके कारण से बंशीधर ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आलोकदीन ने बहुत कोशिश करी कि उनको रिश्वत देकर वहाँ से वो निकल जाए, लेकिन जो बंशीधर थे वह बड़े ही ईमानदार थे, उन्होंने उनको नहीं जाने दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। ओके बेटा, इतना अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब आप निकालिए, आगे निकालते हैं और फिर आलोकदीन को गिरफ्तार करने के बाद में क्या हुआ उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब यहाँ तक हो गया था अपना फर्स्ट, अपने जो कंप्लीट हो गया था। सेकंड पढ़ते हैं अपन कि गिरफ्तार करने के बाद में वह क्या हो गए थे, मूर्छित हो गए थे और जब उनकी आँख खुली तो क्या हुआ। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, सवेरे देखे तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही सुनाई देता था। अब रात्रि के समय घटना घटी थी, लेकिन लेखक मुंशीधर वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, लेकिन दुनिया सोती है लेकिन उसकी जीभ जागती है। अर्थात जैसे ही सुबह हुई वैसे ही क्या हुआ, इस बात की चर्चा पूरे शहर में हो गई कि बंशीधर ने आलोकदीन को गिरफ्तार कर लिया है। जिसे देखे वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था कि जो भी देखो वह इस बारे में बातचीत कर रहा था, इसी बारे में वार्तालाप आपस में कर रहे थे। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाठ कर क्या हो। अर्थात निंदा किसकी हो रही थी, आलोकदीन की। लोग क्या कर रहे थे, निंदा कर रहे थे कि वह अपने आप को क्या समझता है, बहुत बड़ा पैसे वाला समझता है कि पैसों के बल पर वह कुछ भी कर लेगा। लेकिन इस संसार में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ईमानदारी से नहीं डगमगाते हैं। कि लोग बात क्या कर रहे थे, निंदा कर रहे थे कि भाई अब तो पापी का यानी संसार से क्या हो जाएगा, पाप समाप्त हो जाएगा। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला अब कौन कौन इस बारे में बात कर रहे थे कि जो खुद गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ने अगर गलत कार्य कर लिया ना तो हम उसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। ये बेटा हमारी सबकी मानव की सबसे बड़ी कमी है कि हम अपनी बुराइयों को नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं। हम क्या देखते हैं कि सामने वाले के अंदर क्या बुराई है, कुछ उसकी कमी हमें नज़र आनी चाहिए। इतनी सी भी अगर हमें ज़रा सी भी उसकी कमी नज़र आती है तो हम क्या करते हैं, उसकी कमियों का बखान करने लगते हैं और इस तरह से बखान करते हैं कि हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति कि जो कि दूध के पानी यानी दूध के अंदर क्या मिलाता था, पानी मिलाता था, खुद भी गलत काम करता था, वो भी उनके बारे में चर्चा कर रहा है। कल्पित रोजमा भरने वाले अधिकारी वर्ग जो कि रिश्वत लेकर जो कार्य करते थे, अधिकारी वगैरह, वो भी इस बारे में बातचीत कर रहे थे। रेल में बिना टिकट करने वाले, सफ़र करने वाले लोग कि जो रेल में सफ़र कर जाते हैं और चोरी छुपे बैठे रहते हैं, जैसे कोई चेकिंग करने के लिए आता है तो किसी दूसरे डब्बे में घुस जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं, तो ऐसे लोग भी चर्चा कर रहे थे। साथ ही साथ जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ कि जो नकली दस्तावेज वगैरह बनाते हैं, नकली कागजात जो बनाते हैं, वो सेठ और साहूकार सबके सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे।
यानी कि सभी व्यक्ति जो थे जिनको अपनी कमियां नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आलोप दिन की उनको कमी नज़र आ गई थी और सारे ही उसकी क्या कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, उसकी बुराइयां कर रहे थे कि भाई खुद ने तो कुछ किया ही नहीं, खुद तो बहुत सर्वगुण संपन्न है और सारी जो कमियां थी वह किसमें थी, आलोप दिन में ही थी। जब दूसरे दिन पंडित आलोप दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथ में हथकड़ी, हृदय में ग्लानि और शोक भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारा शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित इतनी आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी जितनी की भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भी भेद नजर नहीं आ रहा था। अब क्या हुआ, जब दूसरे दिन, उस समय रात्रि थी, रात्रि के अंदर तो उनको क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया, लेकिन सुबह उठकर उनको कहाँ पर पेश करना था, अदालत के सामने पेश करना था, जिससे कि क्योंकि सुनवाई जो होगी वह कहाँ होगी, कोर्ट में होगी, और फैसला कौन देगा, जज देगा। तो जो बंशीधर का तो भाई काम बस ये था कि वो गिरफ्तार कर सकता था गलत कार्य करने वाले को, बाकी तो और कुछ कर नहीं सकता था। जो भी फैसला होगा वो तो जज करेगा, कोर्ट में जो होगा। तो जब उनको अदालत में ले जाने लगे तो पूरे शहर में क्या हो गई, बहुत अधिक भीड़ हो गई, लोग बाग उनके फैसले सुनने के लिए क्या हो गए, उतारू हो गए, और सारी जगह लोग क्या करने लगे, एकजुट होकर उस दृश्य को देखना चाहते थे कि अब क्या होगा। और आलोप दिन की स्थिति उस समय क्या हो रही थी कि उनके हाथों में क्या थी, हथकड़ी थी, हृदय में ग्लानि थी, ग्लानि यानी कि उनका मन ग्लानि से भर रहा था कि उन्होंने जो किया वह गलत किया, और साथ ही साथ लज्जा यानी कि शर्म से उनकी गर्दन क्या हो रही थी, झुकी हुई थी, भी गलत कार्य किया था ना उनको, लेकिन गलत कार्य तो हमेशा ही कर रहे थे वो, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए थे। पहला चांस था जब वो पकड़े गए थे, जिसके कारण से उनको शर्म आ रही थी कि अब ये पूरे शहर के लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे, मेरा इतनी मान सम्मान था, वो सारे मान सम्मान मेरा क्या हो गया, बेकार हो गया। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। बेटा पैसे वाले जो होते हैं ना, अपने पैसों के बल पर न्याय को भी खरीद लेते हैं। तो ऐसा ही आलोप दिन ने कहा कि सिर्फ न्याय यानी अदालत में जाने की देर थी। पंडित आलोप दिन उस अगाध वन के सिंह थे। अगाध वन के यानी कि उस पूरे शहर के तो थे ही थे, शहर के अंदर तो मान सम्मान प्रतिष्ठा उनकी थी ही थी, लेकिन जो अदालत थी उस अदालत के भी क्या थे, शेर थे, अगाध शेर थे। यानी कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो उनकी दया का पात्र नहीं हो, यानी किसी न किसी रूप में हर किसी व्यक्ति ने उनसे फायदा लिया था। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अब देखो कौन कौन के बारे में बताइए। जो अधिकारी थे, बड़े बड़े जो अधिकारी थे वे उनके क्या थे, भक्त थे। अमले उनके सेवक, उनके अमले जो थे यानी कि उसके छोटे वाले पद पर वो उनके सेवक थे। वकील और मुख्तार उनके आज्ञा पालक, जो वकील वगैरह थे, मुख्तार थे, वह क्या थे, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले थे। इधर किसी ने आज्ञा दी और उसकी आज्ञा का वो पालन फौरन से करते थे। और अदरदली और चपरासी और चौकीदार को उनके बिना मोल के गुलाम थे। अब छोटे जो चौकीदार वगैरह थे, ये सारे जो थे वह तो क्या थे, ऐसे ही देखते ही उनके क्या थे, गुलाम बनने वाले थे। छोटा व्यक्ति होता है ना, छोटा व्यक्ति तो वैसे ही झुक जाता है। तो यहाँ पे बता लें चपरासी और चौकीदार तो क्या थे, बिना मोल के ही उनके क्या थे, गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोप दिन ने ऐसा कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए। अब उन्होंने, सबको पता था कि ये चोरी छिपे काम करता है, गलत काम करता है, जब भी लाखों करोड़ों का बिजनेस इसने कर रहा है। अगर गलत काम नहीं करता तो लाखों करोड़ों का बिजनेस कैसे करता। सही रास्ते तो आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते ना, गलत कार्य करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। उनको सबको पता था कि गलत काम तो करता था, लेकिन उनको सबको इस बात का ताज्जुब हुआ कि भाई आज तक ये कभी भी कानून के पंजे में नहीं आया। अगर ऐसा क्या हो गया कि कानून के पंजे में आ गया, अर्थात कानून ने इनको जकड़ लिया। क्योंकि आलोप दिन बंशीधर थे, वह अपनी ईमानदारी पर टिके रहे थे ना, उन्होंने रिश्वत नहीं ली थी। चाहते तो वो रिश्वत ले लेते, 40,000 तक की बात हो गई थी, जो समय 40,000 बहुत बड़ी बात है। तो क्या होता है फिर देखिए, ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन हो। अब जिस व्यक्ति के पास में बहुत अधिक धन हो, अनवल्य वाचलता हो, यानी कि बोलने का ऐसी वाचलता हो जिससे सामने वाला व्यक्ति उनकी बातों में अनायास ही आ जाए,
वह क्यों कानून के पंजे में आए, कि वह कानून के पंजे में ऐसा व्यक्ति कैसे आ सकता है जिसको पास में बोलने की तर्क शक्ति हो और साथ साथ पैसा हो, कि पैसों पे और प्यार से बोलने पर तो व्यक्ति वैसे ही निहाल हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि वह कानून के पंजे में आ गए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था, सामने तो क्या कर रहा था, सहानुभूति प्रकट कर रहा था कि उनके साथ में क्या हो गया, गलत हो गया। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए नियमित वकीलों की एक सेना तैयार की। भाई बहुत सारे लोग थे जो उनके पक्ष में थे और क्या हुआ, जो वकील थे वह बहुत सारे वकील उनके पक्ष में उनका जो केस था उस केस को लड़ने के लिए आ गए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध छिड़ गया। अब क्या हुआ, धर्म और धन के बीच में क्या होने लगा, उस वहाँ पर न्याय के वहाँ पर युद्ध होने लगा। युद्ध होने का अभिप्राय क्या है कि किस तरह से धर्म ने धन को पैरों तले जो कुचल दिया था उसके बारे में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई भी बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ में वे भी क्या थे, डावाडोल थे। अब जो आलोकदीन के पास में तो सब कुछ था, धन था, ऐश्वर्य थे, वो बहुत सारी चीज़ें थी उनके पास में तो, और जिसके कारण से कि सारे व्यक्ति उनके पक्ष में थे। अब बंशीधर जो थे, बंशीधर के पास में क्या था, कुछ भी नहीं था। वो अपन ने पढ़ा था कि वो कितने निर्धन परिवार के थे, कि उनके पास में सिर्फ अगर कुछ था तो क्या था, सत्य और उनकी ईमानदारी। इन दो चीज़ के अलावा और स्पष्ट भाषण, स्पष्ट यानी कि जो सच्चाई थी उस सच्चाई को वह व्यक्त करना चाहते थे, इसके अलावा उनके पास में कुछ भी नहीं था। और था तो एक चीज़ थी, उनके पास में जो गवाह थे ना, वो गवाह जिस समय उन्होंने उसको गिरफ्तार किया था कि नमक के ढेले और गाड़ियों में जो भरे हुए थे, तो उस समय जो थे ना उनके जमादार बदलू जो था वह था, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। तो वो गवाह तो थे, लेकिन वो भी किससे क्या कर रहे थे, वो भी लाभ के कारण क्या हो रहे थे, डाबडोल हो रहे थे कि उनको लोभ अगर दे दिया, थोड़ा सा अगर धन दे दिया गया तो वह क्या हो जाएंगे, बंशीधर के खिलाफ हो जाएंगे और किसके पक्ष में बोल जाएंगे, आलाउद्दीन के पक्ष में बोल जाएंगे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय अपनी ओर कुछ खींचता हुआ सा दिख रहा था। वह न्याय का दरबार था, जहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, सही व्यक्ति को सही न्याय मिलना चाहिए। परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था, किंतु पक्षपात और न्याय का कोई भी मेल नहीं होता है। जहाँ पक्षपात होता है वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, कि जहाँ व्यक्ति को क्या होगा, पक्षपात होगा, एक के पक्ष में बोला जाएगा और दूसरे के विपक्ष में बोला जाएगा, जो व्यक्ति सही है उसका क्या करा जाएगा, उसको दबाया जाएगा, तो वहाँ पर कभी भी न्याय नहीं हो सकता है। और ऐसे ही कुछ बंशीधर के साथ में भी होने वाला था। मुकदमा शीघ्र ही क्या हो गया, समाप्त हो गया, होना ही था, क्योंकि क्या था, पैसों के बल पर उन्होंने सब कुछ खरीद लिया था, वकीलों को खरीद लिया था, वहाँ के जो जज थे उसको खरीद लिया था, सब कुछ उनके, क्योंकि शहर के हमने बताया था ना कि कितने शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो उनके आगे तो सब कुछ झुकने के लिए तैयार थे। तो मुकदमा क्या हो गया, फौरन से समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तहवीश में लिखा, अब देखिए उसने तहवीश यानी कि जो उन्होंने न्याय दिया उस न्याय में उन्होंने क्या लिखा, पंडित आलाउद्दीन के विरुद्ध किए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है, यानी कि यह भ्रमात्मक यानी कि भ्रम में डालने वाले हैं। जो उनके ये प्रमाण दिए हैं, जो उनके ये सबूत वगैरह लेकर आए थे ना, वो सब क्या है, गलत है। वह एक बड़े भारी आदमी है, यह कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया, कि ऐसा सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते कि थोड़े से धन के लिए वह इतना गलत कार्य करेंगे, कि नमक का चोरी छुपे कार्य करेंगे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह तो क्या है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बहुत मान सम्मान वाले व्यक्ति है, करोड़ों रुपए की जिनके पास में प्रॉपर्टी है, करोड़ों का बिजनेस है, व्यापार है, वो छोटा सा कार्य इस तरह का कार्य करेंगे क्या, ये हो ही नहीं सकता। ये तो भ्रमात्मक यानी कि भ्रम में डालने वाली स्थिति है। यद्यपि नमक की दारोगा की मुंशी बंशीधर का इसमें कोई दोष नहीं है। आप देखिए बंशीधर के बारे में बता रहे हैं कि इसका भी कोई विशेष दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उनकी उदारता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट सहना पड़ा। अब क्या बोल रहे हैं, सारा दोष किस पे डाल दिया, बंशीधर के पास में, कि आपके कारण ही क्या हुआ कि जो आलाउद्दीन है उन आलाउद्दीन को इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो कि क्या है, एक भले ही मानव है और ये कल्पना के बाहर है कि वो थोड़े से धन के लिए ऐसा कुकर्म या ऐसा कार्य कर सकते हैं। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत है। बंशीधर के बारे में बताया गया है कि हमें प्रसन्नता, जज बोल रहा है, जज जजमेंट दे रहा है
कि हमें संतोष है कि ऐसा व्यक्ति हमारे पास में है कि जो अपने कार्य के प्रति क्या है, सजग है, कि अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से जो कर रहा है। किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक दलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उन्हें क्या रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। अब उन्होंने क्या फैसला दिया कि जो नमक की दलाली वगैरह जो हो रही है, जिसके कारण से कि ये क्या हो रहे हैं, ये अपने आपे में नहीं है कि कब किसके ऊपर कुछ भी आरोप या आक्षेप लगा रहे हैं, तो इनको भविष्य के लिए सावधान किया जाता है कि भविष्य में कभी भी इस तरह का कार्य ना करें। अगर इस तरह का वो कार्य करेंगे तो उनके साथ में उचित कार्रवाई की जाएगी। तो बेटा देखिए, देखा आपने कि किस तरह से आलोकदीन ने अपने पैसों के बल पर गलत कार्य करते हुए भी वह अदालत से क्या हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। कल हम देखेंगे कि उनके बरी होने के बाद में, यानी कि जब उनको छोड़ दिया जाता है तो वह वंशीधर के साथ में किस तरह का व्यवहार करते हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति इतना बड़े पोस्ट पर इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके साथ में वंशीधर ने जो किया, क्या आलोकदीन उसको इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं, छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज होमवर्क में आपको क्या करना है बेटा, 2 मैं आपको व्याख्याएं दे रही हूँ, वो दोनों व्याख्याएं आपको नोटबुक में कंप्लीट करनी है। पहली है दुनिया सोती थी, यहाँ से लगाकर आप लिखेंगे शहर में हलचल मच गई। दूसरा जो आप व्याख्या करेंगे, वह दूसरी व्याख्या करेंगे आप यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से खींचता हुआ नजर आया। और लास्ट में लिखेंगे मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। यहाँ तक ये 2 व्याख्याएं आपको कंप्लीट करनी है। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।